इन्हें देखो, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लॉथ्स, प्राइवेट जेट, मिलियंस में फॉलोअर्स एंड लेविश पार्टीज। मतलब क्या नहीं है इनके पास? वो हर एक चीज जो एक आम इंसान के लिए डिजायरेबल होती है। बट इसके पीछे की रियलिटी आपको पता है? A Nigerian Instagram celebrity who was arrested on multiple fraud charges for crimes committed in different parts of the world. ये है नाइजीरिया के एक इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है रोमन अब्बास, और कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर ये हस पपी के नाम से काफी फेमस थे। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को शो करते थे, बट ये आज की डेट में जेल में है। Dubai police have once again solved yet another case involving an international online scammer known as Raymond Abbas. क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, BC स्कैम, साइबर हैसिस्ट, आइडेंटिटी फ्रॉड और भी कई सारे क्राइम्स के चलते इन्हें साल 2020 में दुबई में अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने इन्हें करीब 11 साल की सजा सुनाई, प्लस $17,32,841 फ्रॉड विक्टिम्स को पे भी करने पड़े। ये केस दिखाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले लग्जरी लाइफस्टाइल की रियलिटी कितनी डार्क हो सकती है। और आज हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पीछे की डार्क रियलिटी को सामने लाएंगे और बात करेंगे कि इनके फॉलोअर्स के माइंड में इन सब का क्या इंपैक्ट होता है, जो कि हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। आफ्टर ऑल इन्हें फॉलो करने वाले हम यूथ ही तो हैं। पिछले साल इंडिया में अप्रोक्सीमेट 51,406 लग्जरी कार्स बेची गई, बट इन कार्स के ओनर्स इस नंबर से कहीं गुना ज्यादा हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रेंटल कार्स और उनके फेक ओनर्स की। हर एक वीडियो में एक दूसरी लग्जरी कार दिख जाती है। BMW, फॉर्च्यूनर जैसी कार्स तो एल्विस के जेब में होती है। बट भाई साहब, इसके पीछे का राज नहीं रहा जब एल्विस के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ज्यादातर रेंटल कार्स होती हैं। मतलब वीडियो बनाने के लिए वो ये गाड़ियों को किराए पर लेता है, उनके साथ ये वीडियो शूट करता है और फिर उन वीडियोस को पोस्ट करता है और उसके बाद इन गाड़ियों को वापस कर देता है। ये एल्विस के माता पिता का कहना है इस आरोप का जवाब। वैसे ना, रेंट के मामले में सिर्फ लग्जरी कार्स नहीं, प्राइवेट जेट भी काफी आगे है। ऐसी कई कंपनी है जो फोटोशूट एंड वीडियोस बनाने के लिए प्राइवेट जेट रेंट पर देती है। और इसी तरह के सर्विस का यूज कुछ टाइम पहले मलेशियन इन्फ्लुएंसर काफी करते थे, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और ये भरोसा दिला पाए कि देखो, हम जो काम करते हैं उससे हम इतना पैसा कमाते हैं और हमारे साथ आप भी कमा सकते हैं। कहीं तू नेटवर्क मार्केटिंग वालों की बात तो नहीं कर रहा है? दिमागा जी क्यों आए हैं आप? सर मुझे ये करना है, इतना अमीर बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। नहीं यार, वैसे ये ज्यादातर ये ट्रेडर्स करते थे। इन इन्फ्लुएंसर के पास अपने पैसों का शो ऑफ करने का और लोगों का ध्यान खींचने का एक और तरीका होता है, ट्रैवलिंग। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये इन्फ्लुएंसर नहीं जाते? जॉर्ज मैसन ये 8 दिन में 5 अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। और ये है नटालिया टेलर जो सोशल मीडिया पर बाली ट्रिप एंजॉय करते हुए दिखती है। बट सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता दोस्त। ये दोनों ही इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि देखो, हम बाली में फोटोशूट करा रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, और लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। अब चलो, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर किसी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। क्योंकि जो आम जनता है ना, वो ऐसे लोगों से काफी इंप्रेस हो जाती है जो काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करते हैं और उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। बट यकीन करोगे, इन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर के नंबर भी फेक होते हैं। लिटरली कई एनालिसिस से पता चला कि कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर फेक होते हैं, और उनमें से कुछ को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे काइली जेनर, जिनके अप्रोक्सीमेट 40% फॉलोअर्स फेक हैं, जस्टिन बीबर 37% फेक फॉलोअर्स, और कडाशियन फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर किम कडाशियन 34% फेक फॉलोअर्स, और हमारे MCU की स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड 31% फेक फॉलोअर्स। पर इनके पास ये फेक फॉलोअर आते कहाँ से? कहीं ये खुद ही अलग अलग आईडी बनाकर खुद को फॉलो तो नहीं कर लेते जैसे मैं करता था? अरे नहीं भाई, इनका लेवल ही अलग है। ऐसी कई कंपनीज एग्जिस्ट करती है जो फेक फॉलोअर्स सेल करती है। क्या बात कर रहा है? हाँ, जैसे ड्यूमी नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने इन्फ्लुएंसर्स को 200 मिलियन से ज्यादा फेक फॉलोअर्स सेल किए थे। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम ने इसे एक्सपोज भी किया, उसके बाद इस कंपनी को बंद करना पड़ा। ये अंग्रेज लोग तो होता ही ऐसे। नहीं भाई, ये हमारे देश में भी होता है। अब फिर तो क्या बात कर रहा है? हाँ, कुछ एनालिसिस से पता चला कि 2 आउट ऑफ 3 इंडियन इन्फ्लुएंसर के 60% से ज्यादा फॉलोअर्स फेक होते हैं। और साल 2020 में मुंबई में एक शख्स को अरेस्ट भी किया गया जो एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग रैकेट में इन्वॉल्व था। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस तरह फेक फॉलोअर्स खरीदने से क्या मिलता है, क्या जरूरत है इसकी? वैसे लोग तो इससे अट्रैक्ट होते ही हैं, बट इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पर पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे फॉलोअर्स की तरह ही बेचा या खरीदा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अवार्ड्स की। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो ये काम करवाते हैं, जैसे
यूरोपियन बिजनेस असेंबली, बिजनेस इंटीग्रेटिव डायरेक्शंस। बट मेरे पास ना एक इंटरेस्टिंग चीज है और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वो चीज इंडिया का है। तहलका नाम से एक न्यूज मैगजीन है, उसके एक अंडरकवर रिपोर्टर जो एज अ फेक क्लाइंट रोहन मिश्रा नाम के एक शख्स से मिलते हैं जो कि अवार्ड सेलर के चैनल पार्टनर की तरह काम करते हैं। सीधा सीधा कहूं तो वो अवार्ड बिकवाने वाला सिर्फ एक एजेंट होता है और फिर दोनों के बीच में अवार्ड्स के प्राइस को लेकर इस तरह डिस्कशन होता है मानो जैसे कोई वहां बिजनेस डील चल रही हो। इस तरह के फेक या वैनिटी अवार्ड्स के बारे में ध्रुव राठी ने भी अपने इस वीडियो में बात की थी। अब मुझे देख लो 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं मिला है। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्विटेशंस नहीं आते। अक्सर ये अवार्ड कंपनीज मुझे ईमेल करती हैं कि हम आपको ये अवार्ड देंगे, लेकिन इनकी हमेशा कंडीशन होती है कि रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्टली पैसे नहीं तो इनडायरेक्ट प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं ये। ऊपर से कितने अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं और कितने अवार्ड्स सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिए जा रहे हैं, कौन जाने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोअर्स एंड अवार्ड्स होंगे उतने ज्यादा ब्रांड डील्स होंगे और जितने ज्यादा ब्रांड डील्स उतना ज्यादा पैसा। इट्स ऑल अबाउट मनी। वैसे लोगों को या ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने का एक और तरीका ये इन्फ्लुएंसर अपनाते हैं और वो है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड। लिप फिलर्स, चिन फिलर्स, नोज रीशेपिंग, स्किन टाइटनिंग और पता नहीं ऐसा क्या कुछ ये इन्फ्लुएंसर अपनी बॉडी पर करवाते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे काइली जेनर को ही ले लो, टीन एज में ही इन्हें अपने थिन लिप्स की फिक्र होने लगी और 16-17 की एज में काइली जेनर ने लिप फिलर्स करवाने शुरू कर दिए जिनसे इनके लिप्स ऐसे से ऐसे हो गए। और शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा इनकार किया इस बात को मानने के लिए, बट 2015 में इन्होंने ये बात खुद एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने लिप फिलर्स करवाए हैं। I have temporary lip fillers. It's just an insecurity of mine and it's what I wanted to do. I'm just not ready to talk to reporters about my lips yet because everyone always picks us apart. और फिर क्या ये चीज इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इससे जुड़ा हुआ एक चैलेंज भी काफी वायरल हुआ था। इस चैलेंज में क्या था कि लोग अपने माउथ को इस तरह गिलास जैसी चीज में डालकर प्रेशर क्रिएट करते ताकि उनकी लिप्स भी काइली जेनर की तरह हो जाए। ये 2015 में इतना ज्यादा वायरल हुआ कि ये चीज उस साल का द मोस्ट गूगल्ड ब्यूटी ट्रेंड भी बन गया। और अगर आज भी आप इंस्टाग्राम पर #काइली जेनर चैलेंज सर्च करते हैं तो आपको भी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। इस ट्रेंड का फायदा उठाते हुए साल 2015 के खत्म होने से पहले काइली जेनर ने खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि ऑब्वियसली लिप्स के लिए ही था। वाह। और साल 2016 में एक नए ब्रांड ने नाम बना लिया, काइली कॉस्मेटिक्स। इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने वाले और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और उनके ब्रांड्स हैं। फेंटी ब्यूटी बाय रिहाना, रेयर ब्यूटी बाय सेलेना गोमेज, आर्यम ब्यूटी बाय अरियाना ग्रैंडे, एनोमाली बाय प्रियंका चोपड़ा और इंडियंस की बात करें तो के ब्यूटी बाय कटरीना कैफ, हाइपेन बाय कृति सेनन एंड 82 डिग्री ई बाय दीपिका पादुकोण। क्या मेरी दीपिका भी? दीपिका? हाँ, ये सभी क्या करती हैं कि पहले तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर लेती हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है और उसके बाद अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च करती है और लोगों को क्या लगता है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करके वो भी उस स्टैंडर्ड को मैच कर लेंगे। बट ये समझना पड़ेगा ना भाई कि उन इन्फ्लुएंसर के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। सप्लीमेंट्स, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, कैमरा क्वालिटी, एडिटर्स, फिल्टर्स और भी बहुत कुछ लगता है उनके लुक को सोशल मीडिया में परफेक्ट दिखाने के लिए। तो आप खुद को ऐसे लोगों से कंपेयर कैसे कर सकते हो जो रियल नहीं रियल लाइफ में जीते हैं। फैमिली व्लॉगर्स को ही ले लो, ये लोग हर टाइम एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। कौन सी दुनिया? कैमरे की दुनिया। देख तो मैं कैमरे में कैसा लग रहा हूँ, मैंने सही से रिएक्ट किया ना, या बता मैं फिर से करूँ। ये लोग कैमरे को देखकर ही रिएक्शन देते हैं और लोग इन्हें देखकर अपने लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। उसने नई गाड़ी खरीदी, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, वो अपने लाइफ में कितने खुश हैं और मेरी लाइफ इतनी खराब। सौरव जोशी की अब तक करीब 2250 वीडियो हैं, मतलब करीब 375 आवर्स। अब चलो अगर इनके आधे वीडियोस भी अगर कोई देखता है तो उसने तो अपने लाइफ के 187 आवर्स अपनी लाइफ को छोड़कर किसी और की लाइफ को देखने में बिता दिए और देखने से क्या मिला? वही सब कंपैरिजन और अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरी लाइफ को देखने का एडिक्शन। और दुख की बात पता है क्या है? ऐसे वीडियोस को देखने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी वीडियोस को देखते हैं क्यों है। ना तो उसमें एजुकेशन जैसा कुछ है, ना ही इन वीडियोस को देखकर कोई फिल्मिंग या एडिटिंग सीख सकता है जो कि एक्सपेक्टेड होता है किसी व्लॉग में। खैर, आपने नोटिस किया होगा कि इन्फ्लुएंसर्स में एक चीज अक्सर कॉमन होती है और वो है यंग एज। चलो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। ये है 23 साल की बेले गिब्सन। इन्हें टर्मिनल ब्रेन कैंसर था और डॉक्टर्स ने इन्हें सिर्फ कुछ महीनों का ही टाइम दिया था।
बट इन्होंने हार नहीं मानी और अपने कैंसर का इलाज ये खुद ढूंढने लग गए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था इनके पास। और सिर्फ अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करके इन्होंने अपने कैंसर को नेचुरली क्योर कर दिया। In 2014, a young woman named Belle Gibson became Apple's sweetheart. Why? Because she beat cancer holistically. फिर ऑब्वियसली लोग इनसे पूछने लगे कि आपने ये कैसे किया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। फिर इन्होंने क्या किया, एक बुक और ऐप लॉन्च कर दिया द होल पेंट्री के नाम से, जिसमें लोगों को लाइफस्टाइल एंड डाइट के बारे में सिखाया जाता। इनकी कहानी के कारण ये ऐप इतना ज्यादा फेमस हुआ कि 2015 में जो एप्पल ने अपना फर्स्ट स्मार्ट वॉच लॉन्च किया था, उसके थ्रू एप्पल ने भी इसे काफी प्रमोट किया था। बेल गिब्सन ने खूब सारा पैसा और नाम कमाया, बट सिर्फ तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन्हें कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। इन्होंने ये सब नाम और पैसे के लिए किया था, और ये जानकर एप्पल ने भी इसके ऐप को प्रमोट करना बंद कर दिया। अब सोच के देखो कि जब लोग खुद को ऐसे कम एज में सक्सेसफुल होने वाले लोगों से कंपेयर करते होंगे तो उनके कॉन्फिडेंस का क्या होता होगा। देखो ये सब तो इतने कम एज में इतने सक्सेसफुल है, और हम अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। हमारी लाइफ इतनी बोरिंग है, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट रियलिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सब इन्फ्लुएंसर एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पे पैसे और फेम के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और इसके लिए वो अपने फॉलोअर्स को ही बेवकूफ बनाते हैं। तो बस याद रखना, ये सोशल मीडिया पर दिखने वाले लग्जरी, ये कार्स, ये जेट, ये पार्टीज, ये सब चमक है, हकीकत नहीं। जिनके पास एक्चुअल में इतना पैसा होता है, उनकी मैच्योरिटी इतनी होती है कि वो कभी शो ऑफ नहीं करते। अगर इनसे इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे तो आप कंपैरिजन में नहीं, अपने सुधार में एनर्जी लाओगे। शो ऑफ को पीछे छोड़ो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने हॉबीज को टाइम दो, और अपने लाइफ को अपने तरीके से और अपनी स्पीड से जीना शुरू करो, क्योंकि असली ग्रोथ फिल्टर्स में नहीं, आपकी मेहनत में है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सी यू देयर।